जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने पिछले वीडियो में मैनुअल कांट की वायव राशि परिकल्पना यानी गैसियस हाइपोथेसिस को अच्छे से समझा। आज हम लोग लाप्लास की निहायिका परिकल्पना का अध्ययन करेंगे, जो कि अद्वैतवादी संकल्पना है, यानी कि एक तारक संकल्पना है। और ये जो संकल्पना थी, यह जो परिकल्पना थी, कांट के विचार से कुछ न कुछ साम्य रखती है। तो आइए हम लोग लाप्लास की निहायिका परिकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। लाप्लास महोदय एक फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने 1796 ईस्वी में अपनी बुक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम यानी विश्व व्यवस्था की व्याख्या के अंतर्गत ही उसी में निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस का सिद्धांत दिया, अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया। उनकी जो ये बुक थी, वो अपनी बुक फ्रांसीसी भाषा में पहले लिखे थे, जिसको एक्सपोजिशन ड्यू सिस्टम ड्यू मोंडे कहा जाता था। इन्होंने जो अपनी परिकल्पना दिया, उस परिकल्पना में जो कांट की परिकल्पना थी, कांट के जो विचार थे, उससे इनकी परिकल्पना कुछ ना कुछ साम्यता रखती है। लाप्लास ने कांट की कुछ जो गलतियां थीं उनको दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया। कांट की परिकल्पना में जो मुख्य दोष थे, 3 मुख्य दोष। पहली की निहारिका अथवा आदि पदार्थों के कणों के टकराव से पर्याप्त ताप उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कांट ने कहा था कि प्रारंभिक समय में ब्रह्मांड में कुछ तय व निर्मित आदि पदार्थ बिखरे हुए थे। ये शीतल, कठोर और गतिहीन थे, और इसमें आगे चल कर के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे उसमें ताप उत्पन्न होता है। तो कांट की इस बात पे आलोचना हुई कि जो निहारिका या आदि पदार्थ के जो कण थे, उनके टकराने से उसमें पर्याप्त मात्रा में ताप उत्पन्न नहीं हो सकता। वहीं आगे वो कहते हैं कि जब इन जो कण टकरा रहे थे, उन कणों के टकराने से उसमें गति उत्पन्न हुई। तो ऐसा भी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया। तो ये भी कांट की जो बातें थीं कि कणों के आपसी टकराव से गति उत्पन्न हुई, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। वहीं आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती, जो कि कांट ने कहा था कि जैसे आकार में वृद्धि जैसे जैसे होता गया, जो आदि पिंड था, उन आदि पिंड में आकार की वृद्धि होने के साथ उसमें गति होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुछ अशुद्धियाँ थीं कांट की थ्योरी, कांट के जो परिकल्पना थी। पहली अशुद्धि कि निहारिका अथवा आदि पदार्थों के कणों के टकराव से पर्याप्त ताप उत्पन्न नहीं हो सकता। दूसरा, कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। तीसरा, आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने कुछ परिकल्पनाएं की हैं, जिन पर आधारित होकर उनका सिद्धांत जो है आगे बढ़ता है। तो आइए देखते हैं लाप्लास के जो परिकल्पना है। लाप्लास की परिकल्पना, लाप्लास ने कांट की परिकल्पना की कमियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया। तो उन्होंने जो विचार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त निहारिका मौजूद थी। यानी कि लाप्लास ने ये मान लिया कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक तप्त निहारिका ऑलरेडी उपस्थित थी, और वह निहारिका प्रारंभ से ही क्या थी, गतिशील थी, अपनी जगह पर घूम रही थी, परिक्रमण कर रही थी। जैसे ये निहारिका है और ये अपनी जगह पर क्या कर रहा है, ऐसे परिक्रमण कर रहा है। ऐसा लाप्लास ने मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक निहारिका मौजूद थी, जो अपनी जगह पर वो परिभ्रमण कर रही थी। आगे लाप्लास कहते हैं कि समय बीतने के साथ साथ निहारिका की गति के कारण विकिरण तथा उष्मा का ह्रास होने से इसका जो बहिर्भाग है वो शीतल होने लगा। यानी कि निहारिका जब अपने ही स्थान पर परिभ्रमण कर रही थी, तो उस परिभ्रमण के दौरान उसमें से विकिरण और उष्मा का ह्रास होने लगा, और उष्मा के ह्रास होने के फलस्वरूप उसका जो बाहरी भाग था वो धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ हो गया। इस प्रकार निहारिका में निरंतर शीतलन के कारण संकुचन होने से उसके आयतन और आकार में कमी आने लगी। अब जब निहारिका शीतल होना प्रारंभ हो गया, तो उसमें संकुचन यानी वो सिंक करने लगा, संकुचित होने लगा, और संकुचन के फलस्वरूप उसका जो आयतन था, जो आकार था, वो क्या हो गया,
वो धीरे धीरे वो कम होना प्रारंभ हो गया। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि निहारिका का आकार बड़ा है और आगे चल कर के वो शीतल होने के बाद उसका आकार और आयतन दोनों कम होने लगा। ऐसी स्थिति में आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति यानी जो उसका परिभ्रमण गति था उसमें वृद्धि होने लगी, यानी कि अब निहारिका अपने स्थान पर और तेजी से घूमने लगी। आगे लाप्लास कहते हैं कि घूर्णन गति में वृद्धि होने से हुआ कि अब केंद्रीय बल में वृद्धि हो गया। अब जब ये अगर निहारिका है और अपने ही स्थान पर बहुत तेज़ी से गति कर रहा है, तो तेज़ी से गति करने से हुआ कि इसका जो अपकेंद्रीय बल जो बाहर की तरफ कार्य करता है, केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हो गया। जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया, तब निहारिका से एक छल्ला अलग हुआ। लाप्लास कहते हैं कि ये अपनी जगह पर बहुत तेज़ी से परिभ्रमण कर रहा था निहारिका, उसके फलस्वरूप इसमें अपकेंद्रीय बल कार्य करना प्रारंभ किया जो कि केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, और इसका जब केंद्रीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो गया तो निहारिका से एक छल्ला बाहर निकलता है और आगे चलकर यह जो है 9 भागों में टूट जाता है। जो ये छल्ला निकला ये 9 भागों में टूटता है और 9 ग्रह इसी से बनता है। निहारिका जो शेष भाग है वो सूर्य बना, यानी कि जो ये छल्ला निकला 9 भागों में टूट जाता है, टूट करके 9 ग्रहों का निर्माण होता है और जो शेष बचा निहारिका का भाग होता है वो सूर्य कहलाता है। यानी कि सूर्य से ही 9 ग्रहों की उत्पत्ति की बात जो है लाप्लास द्वारा की जाती है। आगे इस लाप्लास के जो संकल्पना थी, जो उनकी परिकल्पना थी, उस परिकल्पना में राश महोदय ने कुछ संशोधन किया और बताया कि जो मूल निहारिका थी, मूल निहारिका के जो बाएं भाग से पदार्थ के कई छल्ले क्रमशः अलग हुए जो कि अलग अलग स्थान पर जमकर ठोस हुए, वो 9 ग्रह कहलाए। यानी कि जहाँ लाप्लास कह रहे हैं कि निहारिका से चूँकि अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हो गया तो उससे एक छल्ला निकला और उस छल्ले से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, वहीं रास आगे उसमें संशोधन करके कहते हैं कि नहीं, मूल निहारिका के बाएं भाग से एक छल्ला नहीं बल्कि कई छल्ले क्रमशः अलग हुए और अलग अलग स्थान पर जम करके 9 ग्रह कहलाए। इसको हम निम्न चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। लाप्लास की जो ये परिकल्पना थी, लाप्लास ने शुरुआत में ही मान लिया कि प्रारंभिक समय में ब्रह्मांड में एक नेबुला थी, यानी कि निहारिका थी। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं ये निहारिका है, एक निहारिका है और यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी, अर्थात परिभ्रमण कर रही थी। ये अपनी जगह पर ये परिभ्रमण कर रही है निहारिका। समय बीतने के साथ होता क्या है कि निहारिका गति के कारण और इसमें से विकिरण होता है, विकिरण और ऊष्मा का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। विकिरण ऊष्मा के ह्रास होने से इसका आयतन और आकार कम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इसकी तुलना में इसका आयतन और आकार क्या हो गया, कम हो गया। और धीरे धीरे इसके आयतन आकार में कमी होने से क्या होता है कि निहारिका अपनी जगह पर और तेज़ी से परिभ्रमण करना प्रारंभ कर देता है या और तेज़ी से गति घूमना शुरू कर देता है। इसमें लगातार वृद्धि होती जाती है और इस वृद्धि के फलस्वरूप अपकेंद्रीय बल जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है और अपकेंद्रीय बल ज़्यादा अधिक होने से इसमें निहारिका से एक छल्ला बाहर निकलता है, ऐसा मानना था लाप्लास का। और इस ये जो छल्ला निकला वो 9 भागों में टूट जाता है। ये छल्ला 9 भागों में टूटकर 9 ग्रह बनता है और जो शेष बचा भाग होता है वो सूर्य कहलाता है। लेकिन आगे रास इसमें संशोधन करते हैं, वो कहते हैं कि जो मूल निहारिका है, मूल निहारिका के बाएं भाग से एक छल्ला नहीं बल्कि उससे कई छल्ले निकले। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि ये निहारिका लगातार क्रमशः जैसे जैसे अपनी जगह पर जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वो धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है, उसकी गति में वृद्धि होती जा रही है और उसमें निहारिका से अपकेंद्रीय बल जब ज़्यादा हो जाता है उसमें तो रॉस कहते हैं कि इससे एक छल्ला नहीं क्रमशः कई छल्ले निकले और यही छल्ले निकल करके 9 ग्रह कहलाए। अब हम देखते हैं कि इन लाप्लास का जो ये संकल्पना है इसका अगर आलोचना देखें यानी इसका मूल्यांकन करें तो देख रहे हैं कि लाप्लास ने उष्ण
तथा गतिशील निहारिका की उत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं कहा। यानी कि निहारिका ने कहा कि ब्रह्मांड में जो ऑलरेडी पहले से ही एक गतिशील, गर्म और गतिशील निहारिका उपस्थित थी, तो ये कहाँ से आया, इसके बारे में लाप्लास उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, यानी लाप्लास उसके बारे में कुछ बताते नहीं हैं। आगे लाप्लास की परिकल्पना में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि निहारिका से केवल 9 वलय ही क्यों पृथक हुई, इससे कम या अधिक क्यों नहीं। यानी कि निहारिका से जो वलय निकले वो 9 ही क्यों निकले, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं निकले। मान लेते हैं ये संजोग है। आगे देखते हैं, सूर्य तथा ग्रहों के पदार्थ में भिन्नता है। जब निहारिका का जो शेष बचा भाग है वो सूर्य कहलाया और उससे जो निकले वलय थे वो ग्रह कहलाए, तो सूर्य और ग्रह के जो पदार्थ हैं वो समान होने चाहिए। जबकि हमको पता है कि सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा ज़्यादा है, जबकि विभिन्न ग्रहों में विभिन्न तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे सिलिका है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, निकेल है, आयरन है। इसके वायुमंडल में अलग गैसें हैं, अन्य ग्रहों के वायुमंडल में अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो सूर्य और ग्रहों के जो पदार्थ हैं, अगर निहारिका से ग्रहों की उत्पत्ति हुई तो दोनों के पदार्थों में समानता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य और ग्रहों के पदार्थ में भिन्नता है, तो लाप्लास जो है इस पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। आगे, पदार्थ के एक बृहद छल्ले से इतने बड़े सौर परिवार का निर्माण संभव नहीं जान पड़ता। नेक्स्ट है, आलोचकों का मानना है कि यदि सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है तो उसमें भी भूमध्य रेखीय उभार होना चाहिए। जैसे पृथ्वी में विषुवत रेखा के पास उभार है, उसी तरह सूर्य में भी उभार होना चाहिए। पदार्थों के मूल पिंड से अलग होने की प्रक्रिया क्यों रुक गई, यानी कि जो निहारिका थी उसमें से जो पदार्थ निकल रहे थे, उसकी जो निकलने की जो प्रक्रिया थी वो उसमें रुकावट कैसे आ गई, वो रुक कैसे गया, इसके बारे में भी लाप्लास अब कोई उत्तर नहीं देते हैं। अनेक उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमण दिशा से विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस परिकल्पना में नहीं मिलता। यानी कि बहुत सारे जो ग्रह हैं उनके उपग्रह उनके परिक्रमण की दिशा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, इसके बारे में ये परिकल्पना कोई उत्तर नहीं दे पाता। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।